हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज मैं कुछ करने निकल पड़ी हूँ। मैं सही हूँ या गलत ये मुझे नहीं मालूम। अर्चना, थोड़ी देर संभालेगी कशिश को? एक जरूरी काम आ गया है। हाँ हाँ शालिनी, बिल्कुल। बेटा कशिश, आंटी को तंग मत करना। जल्दी आना मम्मी। मैं वापस आऊंगी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। ए डॉली, चल बारा। आज जो करने जा रही हूं ये मुझे सालों पहले करना चाहिए था। मैंने कई जिंदगियां तबाह होते देखी थी, तब ये नहीं सोचा था कि कभी उनमें एक जिंदगी मेरी भी होगी। एक अरसे से हमारी बर्बादी लिखित थी, बस ये एक लड़की कोमल आई और तकदीर का लिखा सच कर गई। क्यों कोमल अपना रास्ता खो बैठी? क्यों भटकती भटकती हमारी राह से गुजरी? क्यों हमारी जिंदगी से टकरा गई? जो बोया जाता है वही पाया जाता है। जुर्म का बीज कब और कैसा जहरीला फल बनकर अपनों की ही नसों में फैल जाता है, ये कह पाना नामुमकिन है। इस केस में भी एक घातक बीज सालों पहले बोया गया था और जहर फैला सितंबर 2017 में, जब शालिनी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल में बैठी अपने पति राजन पाटीदार का इंतजार कर रही थी। आज फिर लेट है तुम्हारा पति शालिनी। The number you have called is currently switched off. फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है राजन आज भी नहीं आने वाला। तो अब मैसेज कर देती हूँ, कल का टाइम दे देती हूँ। लेकिन अगर कल भी राजन नहीं आया ना शालिनी, तो मेंटेनेंस और एलिमनी के क्लेम पेपर्स बना देते हैं, फाइल कर देते हैं कोर्ट में। शालिनी का पति राजन अब उसे कभी नहीं मिलने वाला था। दरअसल राजन के घर में 2 लाशें पड़ी थी। कुछ ही देर में हमें भी इन दोनों मर्डर्स के बारे में खबर मिलने वाली थी। सर, नरेंद्र जी और राजन कभी घर को ताला लगा कर नहीं जाते और किसी ने उनको घर से बाहर जाते हुए देखा भी नहीं। ऊपर से बदबू, सर ये कोई चूहा मरने की बदबू नहीं है सर, जरूर कोई गड़बड़ है। नरेंद्र जी रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, मोबाइल फोन नहीं रखते और उनके बेटे राजन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। मैं राजन की दुकान पे भी गया था सर, वो कल से वहां पर भी नहीं आया। रिश्तेदार है इनका कोई?
हाँ, उनके छोटे भाई प्रकाश जी है, अहमदिया रोड पे रहते हैं, उनको फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। सर यहाँ कुछ तो हुआ है। मुकेश जी, क्या हुआ? पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस गई है अंदर। सर, यहाँ एक और है। ये शायद राजन पाटीदार है। ये मेरे बड़े भाई है, नरेंद्र पाटीदार। ये नरेंद्र जी का बेटा राजन है। ये सब कैसे हो गया? यही तो पता करना है। राजन का फोन उसकी लाश के पास मिला, स्विच ऑफ था। घर में कैश था जिसे छुआ तक नहीं गया था, पर क्राइम सीन को लूट का रंग जरूर दिया गया था। विक्टिम्स के घर के बाहर खड़ी दोनों मोटर बाइक्स ने भी हमारे शक का एंटीना खड़ा किया कि कौन घर में दाखिल हुआ होगा और ये डबल मर्डर किए होंगे। ये दोनों बाइक्स बाप बेटे की हैं? सर, ये वाली राजन भैया की है और ये पता नहीं। मोहल्ले में ऐसा कोई है जो अपनी बाइक यहाँ पार्क करता है? सर, मुझे तो नहीं लगता, पर पता करता हूँ। जल्दी पता करो। सर, शराब की बोतल तकरीबन खाली है, पर कोई ग्लासेस नहीं मिले हैं। खाने की कोई प्लेट्स वगैरह नहीं मिले? नहीं सर, शायद एक से ज्यादा हत्यारे थे, जाने से पहले सब कुछ साफ करके चले गए। या फिर सर, सिर्फ यही दोनों मर्द रहते थे इस घर में। हो सकता है खाना ही ना बना, बाप बेटे का घर से बाहर जाकर खाने का प्लान हो, या फिर कुछ और। दोनों की मौत लगभग एक ही वक्त पर हुई है। हमला जान लेने के इरादे से किया गया हो। राजन पाटीदार के ब्लड में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। कत्ल कल रात में होंगे, आज सुबह? 16 सितंबर की सुबह 5:30 से 6:30 के बीच। अटैक बहुत भयंकर था इंस्पेक्टर। हमले के लिए चाकू या चॉपर का इस्तेमाल किया गया। राजन पर 11 बार स्टैबिंग हुई। और नरेंद्र? सर पर एक घाव है जो शायद बाथरूम में गिरने से हुआ होगा। पेट पे जो घाव है वो चाकू या चॉपर से किया गया होगा। यानी दोनों बॉडी 16 सितंबर को पूरा दिन और आज सुबह 11:30 बजे तक घर पर ही पड़ी हुई थी, तब जाकर पड़ोसियों को सड़न की बुआई। आपने कहा घर बाहर से बंद था, तो घर पर 2 दिन तक कोई आया ही नहीं? अखबार वाला, दूध वाला या कोई और? सर, मैंने ये ताला पहले कभी नहीं देखा इनके दरवाजे पे, तो मुझे नहीं पता ये इनका है या किसी और का। मोनू, तुम्हारे फादर प्रकाश ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे? सर, दरअसल पापा और नरेंद्र ताऊ जी के बीच में 10 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है, और पापा तो इस घर में कई साल बाद आ रहे हैं। क्यों? सर, राजन शादीशुदा था, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि किसी ने भी राजन की पत्नी शालिनी को पिछले 5-6 महीनों से देखा ही नहीं है। मोनू, राजन की पत्नी शालिनी कहाँ है? सर, वो राजन भैया और शालिनी भाभी अलग हुए थे, माने अलग अलग रह रहे थे। तो शालिनी भाभी मायके में अपनी बेटी कशिश और दोनों भाइयों के साथ रह रही हैं। तो इस बारे में शालिनी को खबर की है? नहीं की है सर। पड़ोसियों में से किसी के पास ना ही उसका नंबर है, ना ही पता। नंबर मेरे पास है मैडम। हेलो, शालिनी पाटीदार? जी, बोल रही हूँ। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देविका साहू बोल रही हूँ, तुम्हारे पति राजन के घर से। बात क्या है जी? तुम्हारे पति राजन और ससुर नरेंद्र दोनों की हत्या हुई है। शालिनी? कैसे? कब हुआ ये?
सर राजन के घर के बाहर जो दूसरी बाइक खड़ी मिली वो किसी मोहल्ले वाले की नहीं है। तो फिर राजन के घर के बाहर क्यों खड़ी थी? अभी तक पता नहीं है सर। बाइक का नंबर आरटीओ भेजा है सर। अगर ये नंबर प्लेट जाली होगा तो बाइक हत्यारों की हो सकती है। ये नरेंद्र पाटीदार रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे? जी हाँ सर, म्यूनिसिपल स्कूल से बतौर वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए। और बेटा राजन? राजन की कोई फिक्स नौकरी नहीं थी सर। ये लोगों को पैसे उधार दिया करता था, साहूकारी करता था। उधार देने के लिए पैसे आते कहाँ से थे इसके पास? अभी तक क्लियर नहीं है सर। वैसे मोहल्ले वालों का कहना है कि बाप नरेंद्र के पीएफ के पैसों से इसने एक दुकान खरीद रखी थी। ये वहीं से साहूकारी करता था। और राजन की पत्नी शालिनी? शिनाख्त के लिए गई सर। राजन पाटीदार ब्याज पर पैसे देता था, तो कहीं लेन देन की गड़बड़ी में तो इसका मर्डर नहीं हुआ है, या फिर कोई पर्सनल एंगल है? सर राजन की बॉडी पर 11 स्टेप्स हैं, एक से एक गहरे। मामला लगता तो पर्सनली। अगर कोई पर्सनल मामला होता तो हमें कैसे पता होगा सर? सर इन दोनों का ज़्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं था, और नरेंद्र जी के रिटायर होने के बाद में वो पूरा दिन घर पे ही होते थे, और सुबह शाम यहाँ कुर्सी पर बैठकर वो धूप सेका करते थे। बड़े सीधे साधे थे नरेंद्र जी, न कभी किसी से झगड़ा, न ही कोई बोलचाल। ये राजन की पत्नी शालिनी राजन से अलग कब हुई और क्यों? कुछ महीने पहले शालिनी यहाँ से चली गई थी, लेकिन क्यों गई थी ये पता नहीं है सर। नरेंद्र जी की अपने छोटे भाई प्रकाश पाटीदार से बनती नहीं थी, आना जाना भी नहीं था एक दूसरे के घर पे, पर किसी का तो आना जाना होगा ही। अच्छा, नरेंद्र जी के घर पे कोई काम वाली भी नहीं आती थी क्या? सर एक है, कभी कभार देखा है उसको यहाँ आते जाते हुए। उसका नाम बाबूराम है। राम राम नरेंद्र जी। अरे राम राम बाबूराम, आजा। कहाँ मिलेगा ये बाबूराम? सर ये तो पता नहीं, पर उसका नाम बाबूराम है इतना जानते हैं, और शायद वो नरेंद्र जी का कोई जानने वाला है, पर उसे भी कई दिनों से देखा नहीं आते हुए। आप शालिनी से पूछिए, उसे पक्का पता होगा बाबूराम के बारे में। आप लोगों को कुछ तो पता होगा, राजन और शालिनी अलग क्यों हुए? ये तो पता नहीं सर, लेकिन हवा में ये खबर जरूर आई थी कि शालिनी ने अपने दोनों छोटे भाइयों को यहाँ बुला लिया था। शायद यही बात राजन को रास नहीं आई हो। जी ये बात सच है। राजन को ये बात पसंद नहीं थी कि मैंने मेरे छोटे भाइयों को बुलाया था हमारे घर रहने। कितने छोटे हैं तुम्हारे दोनों भाई? नाबालिग है। अमित 16 का है और उससे छोटा अतुल 14 का होगा अगले महीने। बहुत भयंकर तरीके से हत्या हुई तुम्हारे पति और ससुर की। कुछ अंदाजा है क्यों हुआ ऐसा? किसी पर शक है? क्या बताऊं सर, मैं तो वहां थी भी नहीं। दरअसल मैं तो कल राजन का इंतजार कर रही थी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल पर। वो आए नहीं, फिर मैं घर भी गई, पर बाहर ताला लगा था। तुम्हारे और राजन के बीच में मसला क्या था? सिर्फ इतना ही कि राजन अपने घर में तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को रहने नहीं देना चाहता था? जी, मेरे छोटे भाई नाबालिग हैं अभी, उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन ये बात राजन कभी समझते ही नहीं थे। कुछ दिन तो रहने दीजिए राजन, उनका और कोई नहीं है। हमारी बच्ची कशिश का भी हमारे सिवा कोई नहीं है शालिनी। क्या मैंने कशिश की परवरिश में कोई लापरवाही की? आगे भी ना हो इसलिए कह रहा हूं। और ये क्या तुमने सब कुछ अपने सर पे ले रखा है? हा? तुम्हारी बहन सोनिया भी तो है, वो भी तो कुछ कर सकती है उनके लिए। मैं बड़ी हूँ राजन, मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अपने परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो शालिनी, बहुत हो गया। अमित और अतुल से कहो कि आज ही जाए यहाँ से। मैं उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता अब, और इसे मेरा ऑर्डर समझो, और आज के बाद इस पर कोई बहस नहीं होगी। तुम्हारी बहन सोनिया, वो कहाँ रहती है? यही भोपाल में, पर वो बेचारी तो अपनी तकलीफों से जूझ रही है। पिछले ही महीने उसके पति धीरज का एक्सीडेंट हुआ था। सोनिया घर पर ही उसकी देखभाल करती है। ऐसे में अमित और अतुल को कैसे भेजती मैं उसके पास?
सिद्धेश सुन, मेरे मैनेजर अश्विन जी का घर पता है ना तुझे? तुरंत जाकर बोल दे मैं जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप धीरज भैया? आप आराम करिए अभी, या लंबी छुट्टी ले लीजिए, या बाद में कोई दूसरी नौकरी देख लेना। आप ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी हालत में आप काम कैसे करेंगे? सोनिया, अगर ऐसे ही बैठा रहा ना तो मेरी हालत और भी बिगड़ती चली जाएगी। अब भैया जो हो गया सो हो गया ना, अभी आप सिर्फ ठीक होने की सोचिए। अच्छा मैं चलता हूँ। मेरे सामने राजन ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, इसीलिए मैं मजबूरन कशिश को लेकर अपने मायके चली गई, अमित और अतुल के साथ। तुम्हारे मायके में तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मेरे पिताजी मेरी माँ को काफी समय पहले छोड़कर चले गए थे, याद भी नहीं कब, मैं बहुत छोटी थी शायद। और माँ? माँ भी कुछ महीनों पहले अचानक से छोड़कर चली गई, बिना कुछ बोले। कोई तो कारण होगा। मेरी माँ बहुत ज्यादा मायूस रहती थी, कुछ बोलते ही नहीं थी कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। बस एक दिन उठकर चली गई। पर कहाँ गई? किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर कहीं और? कुछ पता नहीं सर, बस इतना पता है कि मेरी माँ मेरे दोनों छोटे भाइयों को अकेला छोड़कर चली गई। तुमने राजन का घर छोड़ दिया, तो भी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल में क्या मसला चल रहा था तुम दोनों के बीच? राजन के घर से चले जाने के बाद राजन आए दिन मेरे मायके आते, मुझ पर दबाव डालते, मुझे खूब पीटते और एक ही बात बोलते कि वापस आ जाओ कशिश के साथ। तो कौन लड़ाती है? अपने दोनों निकम्मे भाइयों के लिए मेरा घर बर्बाद करेगा तू? हाँ? तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की मैंने आपके पिताजी की सेवा बहुत शिद्दत से की है। कभी कहा आपसे कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते, या कभी कहा कि आप उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते? अरे बाबा है मेरे वो। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। बकवास करती है। देख, या तो तू चुपचाप कशिश को लेकर घर आ जा, वरना तलाक का नोटिस भेजा तो तेरे पास में, उसका नाक रगड़ती हुई आएगी ना तो भी मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तेरे लिए, याद रखना। आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते राजन। मैं पल्ला झाड़ू जिम्मेदारियों से? बिल्कुल अपने माँ के नक्शे कदम पर चल रही हूं, जैसी माँ वैसी बेटी। आए दिन वो आते, मुझे पीटते, रोज रोज के हंगामे से तंग आ गई थी मैं। फिर एक दिन हिम्मत करके पुलिस कंप्लेन कर दी, फिर राजन ने डाइवोर्स की धमकी दी, लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए था, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए थी, मेरा परिवार चाहिए था, लेकिन मुझ पर जिम्मेदारियां भी तो थी अपने दोनों भाइयों की, मुझे दोनों घर संभालने थे, मेरा अपना और मेरे भाइयों का। क्या कोई पाप है, गुनाह है कि एक औरत अगर अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना चाहे? शालिनी, ये बाबूराम कहाँ मिलेगा? वो तो मेरे ससुर जी के कुछ पर्सनल काम से आया करते थे, मेरे जाने के बाद अगर उन्हें रखा गया होगा तो मुझे नहीं पता, वरना 7 महीने पहले तक तो घर का सारा काम मैं ही करती थी, हर काम खुशी खुशी करती थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। मेरी बेटी, मेरे पति, ससुर जी, सबका ख्याल रखती थी। इस बाबूराम का हमारे पास कोई फोटो नहीं है, ना कोई नंबर है, ना कोई पता। गरोड़िया नगर में भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है गुरु। और 15 सितंबर से ये बंदा आया भी नहीं है काम पे। बिल्कुल। और जिस तरह से ये दोनों कत्ल हुए, ये कोई निजी दुश्मनी का मामला लगता है गुरु। कोई चोरी हुई हो ऐसा लगता नहीं है, पर चोरी का रंग देने की कोशिश की गई। लग जाता हूँ इस बाबूराम को खोज निकालने में। हो सकता है बाबूराम कत्ल की कड़ी हो या फिर कत्ल का जरिया। कत्ल में शालिनी का हाथ भी हो सकता है, पर इस वक्त कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल से पता करो कि राजन और शालिनी के मसले की हकीकत क्या है। एक और बात है सर, शालिनी का इस कत्ल में हाथ हो या ना हो, मुझे लगता है कि वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है, सब कुछ खुलकर नहीं बता रही है। लोग झूठ बोल सकते हैं, सच को छिपा सकते हैं, पर सच के पदचिन्ह सामने दिख ही जाते हैं और झूठ के दरवाजे तक ले ही जाते हैं। सर, हमने राजन पाटीदार के फोन का पासवर्ड क्रैक कर लिया। 15 सितंबर की रात 1:45 बजे यानी 16 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग उसका फोन एक्टिव था। बात हुई थी किसी से। कॉल राजन ने किया था या किसी ने उसे किया था? उसे कॉल आया था किसी मोनू नाम के बंदे का। मोनू? मोनू पाटीदार? ये मोनू पाटीदार तो विक्टिम का चचेरा भाई है।
और उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मेरी 15 सितंबर की रात को राजन भैया से बात हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वो मुझे याद नहीं है सर। 15 की रात 1:45 बजे, यानी कि 16 तारीख की सुबह बात हुई थी तुम्हारी? हाँ सर, देर रात बात हुई थी। तो अब बिना देर की हमारे थाने पहुंचा। हम भी तो जाने कि रात को 1:45 बजे तुम्हारी राजन के साथ ऐसी भी क्या बात हुई थी, उसकी मौत से कुछ ही देर पहले। 17 सितंबर की डेट दी थी मैंने राजन पाटीदार को कि आए यहाँ और अपना जो भी फैसला है हमें बता दें, डिवोर्स लेना है या सुलह करनी है। और इस आखिरी फैसले के पहले ही राजन का मर्डर हो गया और उसके पिता नरेंद्र का भी। ऐसा है ना देविका, मैं पक्का तो नहीं बोल सकती कि इस डबल मर्डर में शालिनी का हाथ है या नहीं, लेकिन हाँ 17 सितंबर को शालिनी यहीं बैठी थी राजन का इंतजार करते हुए। अब वो ड्रामा कर रही थी या सच में इंतजार कर रही थी, ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आखिर मैं एक काउंसलर हूँ, जासूस नहीं। वंदना, आपको क्या लगता है, क्या राजन शालिनी से सच में डिवोर्स लेना चाह रहा था या सुलह करना चाह रहा था? सच बोलूं ना तो मुझे ये राजन का कैरेक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आया, और ना ही ये समझ में आया कि शालिनी के माइंड में क्या चल रहा है। क्यों? ये केस हमारे पास बतौर कंप्लेंट आया था शालिनी की तरफ से कि राजन उसे मारता है, और जब मैं इन दोनों को साथ में बिठाकर यहाँ सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी तब राजन ने कह दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मैं तलाक के लिए राजी हूं। अगर दोनों का यही फैसला है तो बिना लड़ाई झगड़े के कर देते हैं डिवोर्स। क्यों शालिनी? मैंने अभी तक डाइवोर्स का नाम तक नहीं लिया। मुझे नहीं चाहिए डाइवोर्स। तो और क्या चाहिए तुझे? हाँ, दोनों की सवारी करेगी, एक तरफ अपने मायके की चाकरी करेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला सड़ता रहूंगा, ना शादी का सुख ना औलाद का सुख। मैं घर लौटने को तैयार हूं। पहले राजन ने एकाएक डिवोर्स की बात करके चौंका दिया, और फिर शालिनी जो हमारे पास घरेलू हिंसा की फरियाद लेकर आई थी एकदम से उसके साथ घर लौटने को तैयार हो गई क्योंकि राजन ने डिवोर्स की बात कही। शायद यही वजह रही होगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब राजन से मैंने कहा कि डिवोर्स के बाद कितने खर्चे होंगे एलिमनी और मेंटेनेंस को लेकर, तो फिर से पलट गया, कहा कि मुझे मंजूर है शालिनी मेरे साथ घर लौटे। 17 सितंबर को फुल एंड फाइनल करना था कि डिवोर्स चाहिए या साथ में रहना है, लेकिन उसके पहले ही मर्डर हो गया। अब बात हो ही रही है तो एक बात और बता दूं, मुझे हमेशा ही डाउट रहा है कि शालिनी की अपने पति के घर छोड़ने की वजह कुछ और ही है। मतलब अपने भाइयों की देखभाल करने के अलावा कोई दूसरी वजह? हाँ, मेरे पास इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस पति पत्नी के बीच कोई और है। शालिनी का या राजन का? राजन। मोनू, तूने हमें इस कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? तूने राजन को रात को 1:45 बजे फोन किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजन का कत्ल सुबह 5:30 से 6:30 के बीच हुआ। मोनू, कत्ल के पहले राजन ने किसी के साथ बैठकर काफी शराब पी थी। क्या वो तू था? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो घर पे था, घर ही से फोन किया था। रात के 1:45 बजे या तो कोई इमरजेंसी में फोन करता है या फिर प्रेम में। सर वो मैंने राजन भैया को इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं उनसे 3 लाख का लोन लेने के लिए तैयार हूँ। और ये रात को 1:45 बजे कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सर उसके एक दिन पहले 15 की शाम को राजन भैया मेरी दुकान पे आए थे और ये ऑफर की बात तो एक अरसे से हम करते आ रहे थे। कैसा ऑफर? यही सर कि राजन भैया मेरे लिए पैसों का इंतजाम करने वाले थे लोन के लिए। और राजन ये इंतजाम कैसे करने वाला था? घर बेच के। तो क्या सच में घर बेच रहे हो आप? अब अच्छा ऑफर मिल रहा है तो क्या करूं? देख, दुकान तो है ही है, वहीं ऊपर एक कमरा बना दूंगा, बाबूजी वहां शिफ्ट हो जाएंगे और मैं नीचे दुकान में, और घर का पैसा डाल दूंगा रोलिंग में, ऐश करूंगा। और शालिनी भाभी और कशिश वो दोनों वापस नहीं आ रहे हैं क्या? उनकी छोड़, काम की बात कर। तुझे नई दुकान डालनी है ना, यही सही मौका है। मैं तुझे बैंक से भी कम ब्याज पे लोन दूंगा, तेरा भी काम आसान हो जाएगा, मेरा ही फायदा। मैं सोच के बताता हूँ भैया। सोच, लेकिन ज्यादा मत। गरम पैसा हमेशा हाथ में नहीं रहता, सब लोन मांग रहे हैं। अब तू तो अपना खून है, तेरा फायदा मेरा फायदा, मतलब इससे अच्छा आइडिया क्या हो सकता है? घर का पैसा घर में ही रहेगा ना। मैं ही हिचकिचा रहा था क्योंकि मैंने सुन रखा था राजन भैया के तरीकों के बारे में। कैसे तरीके? सर राजन भैया
कोई लोन की किस्त देने में एक दिन भी लेट करता ना तो उसको बहुत जलील करते, खूब खरी खोटी सुनाते, तू तड़ाक में बात करते, गिरवी में कोई ना कोई सामान उठवा लेते। मुझे ये सब में नहीं पड़ना था, लेकिन कम ब्याज का लालच था, तो बस मैं रात में सोचने बैठा और फोन लगा दिया उन्हें। सर यकीन कीजिए मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राजन घर कैसे बेच रहा था और शालिनी को यह बात पता थी कि राजन घर बेच रहा है? इन दोनों के बीच सुलह होने वाली थी, डिवोर्स। ये सब मुझे कैसे पता होता सर? तभी सामने से खुद मैंने पूछा राजन भैया से, शालिनी भाभी और कशिश, उनका क्या होगा घर बेचने के बाद? मजा नहीं आ रहा है मोनू तेरे झूठ में। चल अब सच बोल दे, तेरे नरेंद्र ताऊ और राजन भैया को किसने मारा? सर मुझे कैसे पता होगा सर? आप मेरे मम्मी पापा से पूछे। आप वो जो फोन लोकेशन निकालते हैं ना सर, फोन लोकेशन निकालिए, आपको मेरे घर की लोकेशन मिलेगी। तुझे पता है हम फोन की लोकेशन भी निकालते हैं। सर टीवी पे हर क्राइम शो में तो वही दिखाते हैं ना। और ये भी दिखाते हैं कि शातिर से शातिर क्रिमिनल आखिर में पकड़ा ही जाता है। सर मैं कोई क्रिमिनल विमिनल नहीं हूँ सर, मैं उस रात घर पे था, पूरी रात घर पे था सर। झोल है। जी सर। सर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि राजन घर बेचने वाला हो, शालिनी को इसकी भनक तक ना हो? मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग बहुत कुछ बोल नहीं रहे। अगर राजन का इरादा सच में घर बेचने का था सर, तो इस बारे में उसने किसी से तो बात की होगी, कोई तो घर खरीदने वाला भी होगा। और घर बेचने से शायद किसी को आपत्ति भी हो सकती है, शालिनी या फिर राजन के फादर नरेंद्र। क्या उनके जिंदगी भर की कमाई थी ये घर? सर मोनू के फादर प्रकाश और राजन के फादर नरेंद्र दोनों सगे भाई थे, पर दोनों में रंजिश थी। 10 साल से दोनों बात नहीं कर रहे थे। घर नरेंद्र ने खुद बनाया था या फिर पुश्तैनी था? और अगर पुश्तैनी था तो फिर ये घर ही मसला रहा होगा दोनों भाइयों के बीच। सर कमाल करते हो आप सर, मैं साफ साफ बोल चुका हूं जो बोलना था। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दीजिए ना। हेलो प्रकाश पाटीदार, मैं सब इंस्पेक्टर ठाकुर बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आपके बड़े भाई नरेंद्र और भतीजे राजन के कत्ल के बारे में, और अगर इसके अलावा और भी कोई बात है तो वो भी करेंगे। सर मैं ये पहली बार सुन रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि राजन अपना घर बेचना चाहते थे, वो भी मुझे बिना बताए। शालिनी हमारे साथ लुका छुपी कौन खेल रहा है, मोनू या तुम? मैं राजन के बारे में क्यों कुछ छुपाऊंगी सर? मेरे बच्ची के पिता थे वो, उनसे सुलह करके घर लौटना चाह रही थी मैं। तुम वाकई में घर वापस लौटना चाह रही थी? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? सर आरटीओ पेपर्स, राजन की बाइक के पास में जो बाइक पार्क थी वो किसी जितेंद्र चौबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जितेंद्र राजन के ही मोहल्ले का है? नहीं सर, उसके मोहल्ले से काफी दूर का एड्रेस है। ट्रैक कर लिया है उसे, जितेंद्र का नंबर भी निकाल लिया है। फोन ऑन है उसका, लेकिन उसे फोन नहीं किया है अभी तक। तुरंत उठा लो। मालिक वो आपका बाबूराम जो था पाटीदारों के घर काम करने वाला। राम राम नयन जी। वो हवा हो गया भोपाल से, गायब। गायब कब हुआ? ये तो ठीक से किसी को पता नहीं है। उसका मोबाइल नंबर मिला है पर बंद है, और बंदा बोरिया बिस्तर के साथ गायब हुआ है। गुरु इस बाबूराम का हमारे हाथ लगना बेहद जरूरी है। ये इस केस की अहम कड़ी हो सकता है। वैसे एक कड़ी हमारी भी हाथ लगी है। वो जो लावारिस बाइक के बारे में बताया था ना, राजन के घर के बाहर खड़ी थी, उसका मालिक ट्रेस हो गया, उड़वा लिया उसे। सर बाइक छुड़वा नहीं पाया था, इसलिए आपको वहां पर मिली। छुड़वा नहीं पाया? गिरवे रखी थी राजन के पास बाइक? 50,000 लिए थे राजन भाई से, सिर्फ 15,000 लौटा पाया था, और 1 साल से ऊपर हो गया था। जब नहीं लौटा पाया था तो राजन भाई चढ़ गए मेरे ऊपर। राजन भाई बाइक लेकर मत जाओ, मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। राजन भाई मैं ऑफिस जाता हूँ इस पर। ऑफिस जाता ना तो महीने के आखिर में सैलरी मिलती होगी तुझे, घर भी चलता होगा उसी से, गाड़ी में पेट्रोल भी डालता है। लेकिन साले किस्त तो बहुत दूर की बात है, सही ढंग से ब्याज भी नहीं लौटा पाया तू अभी तक। लौटा दूंगा। लौटा दे, तुझे बाइक लौटा दूंगा। 6 महीने हैं तेरे पास, पूरे पैसे मुझे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो बेच दूंगा इसे। राजन भाई ऐसा मत करो राजन भाई। शेर बकरी से दोस्ती कर लेगा तो घास खाने के दिन आ जाएंगे। पैसे लेके आ, बाइक लेके जा। किस मुंह से उन्हें रोकता साहब, मैं बताओ। 4 महीने तक कुछ नहीं दे पाया, बाइक वहीं पड़ी रही। और तू वहां पहुंचा 15 सितंबर की रात को। गुस्से में आकर तूने राजन को मार डाला, और साथ में उसके बूढ़े बाप को भी। साथीदार कौन था तेरा? जो दूसरा देनदार? ये सब क्या बोल रहे सर आप? मैं ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। मैंने ना अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये लिए थे राजन भाई से, क्योंकि मेरी उनसे पुरानी जान पहचान थी, और मैंने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है। चुप रहना भी गलत काम होता है जीतू। तेरी ये बाइक की तस्वीर
भोपाल के हमने हर अखबार में छापी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने देखी ना हो। देखी थी। फिर भी चुप रहा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई तिनका इनका नहीं था सर। मैं डरा हुआ था। आप लोगों ने बाइक की तस्वीर ऐसे छापी थी जैसे बाइक का मालिक ही खूनी हो। मैंने ये सोचा कि मैं सामने से जाऊंगा, मेरी लग जाएगी। तो अब क्या कम लगेगी तेरी? सर मैं एक सीधा आदमी हूं, मेरी एक गलती कि मैं लोन नहीं लौटा पाया, लेकिन मेरा लौटाने का इरादा पक्का था और लौटा भी देता। राजन भाई जब बाइक लेकर गए थे ना, थोड़ा दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो तो अपनी जगह गलत नहीं थे। मेरी कोई रंजिश थोड़ी थी राजन भाई के साथ। रंजिश? रंजिश गलत शब्द है। खटास थी हमारे बीच, खटास। वजह? जमीन। राजन जो घर बेच रहा था पूछता नहीं था? सर पहली बात तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो घर राजन बेच रहा है कि नहीं। कैसे मालूम होगा? और दूसरी बात, वो पुश्तैनी नहीं था। नरेंद्र भाई साहब ने खुद अपनी कमाई से खरीदा था। तो फिर कौन सी जमीन का मसला था? पुश्तैनी खेत। नरेंद्र भाई साहब थोड़े अड़ियल किस्म के इंसान थे। पढ़ाई साहब ने बस रख लिया, छोटा मुझे दे दिया, जबकि जरूरत ज्यादा मुझे थी। बात पुरानी है लेकिन गुस्सा तो बना रहा। लेकिन राजन और मोनू में बनती थी। वो एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, पर उनमें क्या बातें होती थी वो मुझे पता नहीं। पर राजन घर बेच रहा है ये बात सिर्फ मोनू को पता थी, शालिनी को भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर आप मोनू पर शक कर रहे हो? सर जरा सोचिए, राजन को और नरेंद्र भैया को मारकर क्या वो घर मोनू का हो जाता? बिल्कुल नहीं। शालिनी और कशिश का हो जाता। होता नहीं होता हमसे क्या मतलब, लेकिन हमारा तो नहीं होता ना सर। सर मोनू ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे छोड़ दीजिए आप। प्रकाश जी, एक बाबूराम है जो आपके भाई के घर काम करता था, क्या ये उसका किया कराया हो सकता है? किसी ने उसे पैसे दिए ऐसा करने के? प्रकाश जी, क्या बाबूराम ऐसा कर सकता है? सर ये बाबूराम जो है वो नरेंद्र भैया जिस स्कूल में उपाध्यापक थे वहां पे चुटपुट काम किया करता था। और मैं कैसे बता सकता हूं कि उसी ने नरेंद्र भैया का खून किया नहीं किया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोनू ने नहीं किया। आप मोनू को छोड़ दीजिए प्लीज। अगर बाबूराम ने ये किया है तो किसके कहने पर किया होगा? किसके लिए किया होगा? उसकी किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी, कोई भड़ास? पता नहीं अब वो कहाँ है। गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। शालिनी के साथ हमारी बात हो रही है, वो अपने मायके में ही है। शालिनी नहीं, मैं रानी भाभी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र भाई साहब की पत्नी। वो जिंदा है? उनके साथ होती तो जीते जी मर जाती। नरेंद्र भाई साहब अच्छे पति नहीं थे। किसी ने भी हमें नरेंद्र पाटीदार की पत्नी रानी के बारे में ऐसा कुछ तो नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। राजन जब 4-5 साल का था तब रानी भाभी घर छोड़कर चली गई थी, 25 साल पहले। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर चली गई? वरना उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ती थी। नरेंद्र भाई साहब जानवरों की तरह पीटते थे उन्हें। बहुत कम लोग जानते थे कि दिन में बच्चों को आदर्श और संस्कार के पाठ पढ़ाने वाला मास्टर नरेंद्र पाटीदार रात को शराब में तैरता हुआ हैवान हो जाता था और अपनी सारी भड़ास, सारी निराशा रानी भाभी पर उतारता। मैं हमेशा सोचता था कब वो घर छोड़कर भाग जाएगी, और एक दिन वो सच में भाग गई। लेकिन प्रकाश जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नरेंद्र के खून में हमें एक बूंद शराब नहीं मिली। शायद छोड़ दी होगी, पर मैं जो बता रहा हूँ वो अतीत के बारे में, जो सच है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमले का असली निशाना नरेंद्र जी थे? राजन इसलिए मारा गया क्योंकि वो वहां उस वक्त मौजूद था? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आपने पूछा कि बाबूराम ने किसके कहने पे किया होगा, तो मुझे रानी भाभी का नाम याद आया, क्योंकि वो उसे जानती थी। ऊपर से आपने बोला कि वहां पे चोरी वोरी कुछ हुई नहीं, तो ऐसे ही मैंने सब बता दिया। ठीक है सर, मोनू ने कुछ किया नहीं, आप प्लीज उसको छोड़ दीजिए। शालिनी कह रही है कि उसे हमेशा बोला गया कि राजन की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। पता नहीं और कौन कौन से एंगल्स उभरने वाले हैं इस केस में, और इनमें से इस डबल मर्डर केस से किसका ताल्लुक है। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। राजन पाटीदार के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। इनमें से 3 औरतों से वो रेगुलर टच में था। महिमा शुक्ला, पूजा जैन और नैना प्रजापति। पिछले 8 महीने में लगभग रोज राजन की बातें इन तीनों से होती थी, कभी कभी तो कई कई घंटों तक, पर इनमें से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। यहाँ काफी कुछ ऐसा है
जो हमसे छिपाया जा रहा है। इस घरेलू झगड़े को काउंसलर तक ले जाने के कारण में मुझे गड़बड़ लग रही है। माजरा कुछ और है और पेश कुछ और किया जाता है। फिर तो इस डबल मर्डर की प्लानिंग काफी पहले से हुई होगी सर। कम से कम एक मर्डर की तो हुई होगी, दूसरा कत्ल हो गया होगा। अमित, अमित, कब समझेगा तू अमित? कब समझेगा? जहर है ये, जहर। तेरी देखा देखी अगर अतुल को भी ये लत लग गई तो ऐसे ही चाहता है तू? देख अमित, हमें हमारी जिंदगी बेहतर बनानी है। अब जैसी भी है इससे ऊपर उठना है। तुझे क्या लगता है जो तूने और अतुल ने झेला भुगता वो मैंने और सोनिया ने नहीं देखा? पर हमें अब वो सब भुलाना होगा, उन यादों के दलदल से बाहर निकलना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे तू कर रहा है। सही तरीके से मेरे भाई। इस केस में हर कदम पर नए नए मोर्चे, नए नए एंगल्स खुल रहे थे तहकीकात के लिए, लेकिन कोई एक ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था किसी भी एंगल में जो हमें सही दिशा में ले जाता। मालिक, आपके शक के दायरे में कौन नहीं है? मतलब संदिग्धों का पूरा गुच्छा है, चाबियों के गुच्छे की तरह। एक तो ये राजन का कजन मोनू, फिर उसके 25 साल पहले की माँ रानी पाटीदार जो सालों पहले गायब हो गई थी, फिर उसके लाइफ में ये 3 देवियाँ, महिमा शुक्ला, पूजा जैन, नैना प्रजापति, और मास्टर चाबी शायद हमारे पास एक ही, नौकर बाबूराम। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी एंगल्स के बीच में हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ अनदेखा हो रहा है, या कुछ ऐसा जो पकड़ में नहीं आ रहा है। ये शालिनी की माँ, उसका क्या? उसका क्या गुरु? मेरे को थोड़ा खटकता है कि ये शालिनी की शादी को 7 साल हो चुके हैं। 6 साल की उसकी बच्ची है। शालिनी की छोटी बहन सोनिया की शादी को भी 3 साल हो चुके हैं, और शालिनी की माँ का पति कई सालों पहले गुड बाय बोल गया। मतलब इस औरत ने अकेले अपने बलबूते पे इन दोनों लड़कियों को सेटल किया, और अब अचानक अपने दोनों नाबालिग लड़कों को छोड़कर ऐसे ही गायब हो गई। बात कुछ जमती नहीं है साहब। कुछ बनता है इधर? सर अगर टाइमिंग देखें तो केस वहीं से शुरू होता है। माँ गायब होती है, दोनों लड़के शालिनी के घर पहुंचते हैं, राजन और शालिनी में कश्मकश शुरू होती है, और फिर शालिनी अलग होती है अपने पति से, और फिर राजन की मारपीट शुरू होती है। डोमेस्टिक सेल में कंप्लेंट की जाती है, और जैसे ही मामला सुलझने वाला होता है डबल मर्डर हो जाता है। लग जा, खोज निकाल शालिनी की माँ का। पता तो चले वो इस केस की चाबी है या फिर संदूक के अंदर का सबसे बड़ा राज। संदिग्धों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, हमारे पास कई एंगल्स थे, लेकिन अब इस केस में एक नया पहलू सामने आने वाला था। कोमल महतो था उस लड़की का नाम, जो थी तो एक अतीत के केस में शामिल, पर अब हमारी तहकीकात में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाली थी। हमने नहीं सोचा था कि शालिनी की मां का इस केस से कोई ताल्लुक होगा, पर हम गलत थे। शालिनी और राजन भले हाल ही में अलग हुए थे, पर इस दूरी की जड़ जुर्म का वो बीज था जो शालिनी की मां ने बोया था। सही वक्त पे सही जगह उंगली रखिए साहब। हाथ में क्या है गुरु? यही कि ये शालिनी की माँ कोई गायब वायब नहीं है। मतलब शालिनी झूठ बोल रही है? कहाँ है शालिनी की माँ? आपके चौखट पे ही बैठी है साहब, मैडम अंदर है, रेवड़ी चौक थाने के लॉकअप में बंद है। अरे ओ आशा, अरे सुन रही है क्या? अरे हम कैदी हैं तो क्या हुआ, जानवर तो नहीं है ना? अरे सूखी रोटियां तो ना खिलाया कर बहना। मैं पैसे दूं क्या खाना मंगवाने के लिए? तेरे हराम के पैसे तू रख अपने पास। तू जैसी गिरी औरत को सूखी रोटी तो क्या भूसे की रोटी में नहीं देनी चाहिए। डॉली जायसवाल नाम है शालिनी की माँ का। फरवरी 2017 में पुलिस को टिप मिली थी डॉली के खिलाफ, धर दबोचा उसे। चार्ज 370 ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी साहब, इस डॉली ने एक लड़की अगवा की थी और उसे धंधे पे चढ़ाया था। अपने घर से बिजनेस कर रही थी, सालों से इसका यही पेशा है साहब। लड़कियां खरीदती है, बेचती है और धंधे पे लगाती है। क्या पता कैसे हमारे रडार से शालिनी का बैकग्राउंड छूट गया। शालिनी ने हमारे रडार से बाखूबी छुपाया इसे। पर डॉली के बैकग्राउंड का राजन पाटीदार और नरेंद्र पाटीदार के कत्ल से कनेक्शन क्या बनता है गुरु? बन सकता है मालिक। कोई लीड है? मेरा एक हिस्ट्री शीटर दोस्त है फैजल, डॉली ने उसे लॉकअप में बुलाया था अभी पिछले महीने अगस्त में। सलाम डॉली जी। सुन तू भोजपुर जा, गंगाधर 25,000 देगा। यहाँ सुरेश को पकड़ा आज के आज। जिसको पैसे भेजे गए थे वो सुरेश कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है साहब। हो सकता है राजन को मारने की सुपारी दी गई हो और नरेंद्र साथ में मारा गया। सुपारी किसे दी गई? सुरेश को? नहीं सर,
लेकिन सर ये सुरेश कोई जरिया हो सकता है जिसने सुपारी दी नरेंद्र के नौकर बाबूराम को। और बाबूराम गायब है, तो इस एंगल में दम लग रहा है साहब। पर इतना सब शालिनी के लिए क्यों नहीं साहब? डॉली की जगह शालिनी अपने दोनों भाइयों की माँ बनकर रह रही है, और तब से रह रही है जब से ये डॉली फरवरी में अंदर हुई है। और शालिनी ने आप लोगों से ये झूठ बोला कि डॉली अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई है। मुझे लगता है ये सब अंदर का खेल है। ये कांड माँ बेटी की मिली भगत हो सकती है। अब तो शालिनी से कड़ी पूछताछ बनती है और इस डॉली का कच्चा चिट्टा और खोलना होगा। क्या केस था जिसमें अंदर हुई, उसकी डिटेल्स भी निकलवा। लाख कोशिश करो बुरी यादों के दलदल से निकलने की, वो फिर भयानक सपने बनकर लौटते हैं। कई जिंदगियां बर्बाद हुई थी अतीत में, कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं वर्तमान में, और आने वाले दिनों में और जिंदगियां दांव पर लगेंगी। तुझे राजन जीजा जी को छोड़ना नहीं चाहिए था दीदी। मुझे पता नहीं था कि उन्हें जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुझे लगता है कि माँ ने ये सब कराया है? अरे गाड़ी वाले ने बाइक वाले को ठोक दिया। अरे ये देखो, बाइक वाले को काफी चोट आई है। चलो चलो हेल्प करते उसका। अरे फटाफट एम्बुलेंस को फोन लगाओ। अब भी एंगल्स अनेक थे, सवाल बेशुमार थे, और हम तरस रहे थे उस ब्रेक थ्रू, उस एक ठोस सुराग के लिए जो कील ठोक देता इस केस में। ये 7 महीने पहले का ट्रैफिकिंग केस क्या था जिसके चलते शालिनी की मां डॉली जायसवाल गिरफ्तार हुई थी? क्या इस हत्याकांड का शालिनी के बहनोई धीरज गुर्जर के एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक था, या इस केस का कनेक्शन उन 3 लड़कियों से था जिनसे राजन पाटीदार की अक्सर फोन पर बातें होती थी, जिसके चलते शालिनी ने गुस्से में अपनी मां डॉली के जरिए राजन का कत्ल कर दिया? क्या इस डबल मर्डर केस में बाबूराम एक अहम खिलाड़ी था? क्या उस तक पहुंचने से इस केस को ब्रेक थ्रू मिलने वाला था? क्या इस केस के कुछ ऐसे भी पहलू थे जो अब तक हमारे सामने नहीं आए थे? कातिल ने जितनी भी शातिर चाल चली थी, हमने भी ठान ली थी कि हम इस केस की तह तक जाएंगे, गुनहगारों का और कत्ल के मकसद का भी पता लगाएंगे कि इस डबल मर्डर में असली निशाना कौन था और कौन मौके पर होने की वजह से मारा गया। कल रात हम इस केस को अंजाम देंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.